मैं बहुत ही विनम्रता से हमारे माननीय चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हमारे बिल को आज प्रस्तुत करने का इस सदन में अवसर दिया। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का सादर धन्यवाद करता हूं मेरे विभाग की ओर से। सर, यहाँ आपकी चलती है साहब, आपकी बात को वैसे भी हम पालन करेंगे सर। मैं कुछ बातें कहूं इसके पहले मैं हमारे सुस्मित पात्रा जी, हमारे मस्तान राव जी, रविंद्र कुमार जी, विजय साई रेड्डी जी, सम्माननीय थम्बी दुराई जी और जी के वासन जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उसका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मैं इस बात का प्रारंभ करने से पहले मुझे हमारे लाडले नेता वाजपेयी जी का एक कथन स्मरण में आता है, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। ये वाजपेयी जी की बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति थी और ये इसलिए बहुत ही उपयुक्त है। मैं एक छोटा सा फिगर दूंगा तो ये सदस्य के सभागृह के सभी सांसदों को और आपके माध्यम से देशवासियों को भी पता लगे। सर, आज़ादी के बाद 14 तक 65 साल का हिसाब लगता है। उसी में हमारे इस विभाग के नाते भारत सरकार की ओर से 3,861 रुपये का खर्च हुआ। 3,861 करोड़ रुपये का खर्च हुआ टोटल। 3,861 करोड़, 65 साल। इतना उपेक्षित कोई विभाग होगा ही नहीं। 8,000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन, 3 करोड़ से ज्यादा हमारे फिशर परिवार, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा EEZ और हमारा अंडमान लक्षद्वीप का हमारा समुद्र एरिया। इतने बड़े विस्तार और हमारी इकोनॉमी का आधार, हमारी फिशरमैनों की आजीविका का आधार और समुद्री खेती ये हमारी परंपरा, ये सारी चीजें होने के बावजूद उसी पर दुर्लक्ष्य दिया जाता है। मैं देश के मछुआरे समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाग बनाया और इस विभाग को बनाया और विभाग को बनाने के बाद उनको दिशा भी दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अकेली 20,000 करोड़ के वॉल्यूम, अकेली एक योजना। ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ से आज कम चर्चा हुआ कि इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर, फिश लैंडिंग सेंटर्स चाहिए, हार्बर्स चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, रेफ्रिजरेटर वाहन चाहिए। इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, सुविधा देने के लिए 8,000 करोड़ की और फंड की प्रावधान की व्यवस्था किया। और इन सारे जो डेवलपमेंट की बात हमारे मस्तान राव जी और विजय साई जी ने, और आंध्र से जरा जोर से वो कहते हैं क्योंकि वो आगे हैं, देश का नेतृत्व इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके लिए मैं वहाँ के फिशरमैनों को और एंटरप्रेन्योर को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात आपने किया है। सो ऐसे में सर, इनको विभाग को बनाया और मैं इस बिल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, सबके संज्ञान में रहे। ये बिल अप्रैल में हमने लोकसभा में प्रस्तुत किया था और वहीं से स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही समय से उसका काम पूर्ण किया और रिकमेंडेशन देकर बिल को वापस लौटाया। इस सदन को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने 56 रिकमेंडेशन दिए थे स्टैंडिंग कमेटी ने, उनमें से 45 एक्सेप्ट कर लिए थे हमने डायरेक्ट। ऐसा बहुत कम होता है,
कि वो स्टैंडिंग कमेटी जो सुझाव देती है उसको मानने का उपक्रम बहुत कम होता है। उदार दिल है आपका। जो 11 बच गए सर, उनमें से भी 9 इस प्रकार के थे कि इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं थी, अपने को संसद में आने की आवश्यकता नहीं थी, वो रूल्स के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो 9 उसी हिसाब से उनका भी समावेश कर लिया गया और हमने इसको स्वीकृति एक प्रकार से दी थी। 2 ही ऐसे थे जिनके लिए हमें सुधार करने की आवश्यकता थी, वो भी सुधार हमने लोकसभा में ऑफिशियल सुधार करके कर दिए। वो बात थी सर, पहले जो अपना बेसिक 2005 का हमारा कानून था, उसमें ये था कि हम 4 कोस्टल स्टेट के प्रतिनिधि को इसमें रखते थे और इसका नियम ऐसा बनाया था कि एक टर्म 4 जिस राज्य के होंगे, दूसरी बार और 4 राज्य के होंगे, ऐसे इसका कंटिन्यूटी में चलता रहता था। मगर कमेटी ने ऐसा आग्रह किया कि इसमें सारे कोस्टल स्टेट के प्रतिनिधि इस कमेटी में होने चाहिए। सो हमने ये बात मान लिया और प्रस्ताव करके अभी कोस्टल स्टेट के सभी प्रतिनिधियों को इस कमेटी में रहने का स्वीकृति हमने कर दी है। मेन इनका सजेशन था। दूसरा एक ऐसा सजेशन था कि सभी जिन लोगों को अनुभव है, इनको पता है कि इसमें ये अथॉरिटी जो बनी थी, वास्तव में सर ये हुआ ये था कि एक कोर्ट के जजमेंट से ये सारी इंडस्ट्रीज सख्ते में आ गई थी। उसको इंडस्ट्रीज का दर्जा देकर नो जोन एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ऐसा करके इन सबको हटा देने का। सर ये फिशरीज का कामकाज समुद्र के तट पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? वो वहीं ही हो सकता है, उसी जगह पे ही ये इंडस्ट्रीज बड़ी पल सकती है, और जगह पे हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए इनके लिए एक अथॉरिटी बनाने का भी कोर्ट ने सजेस्ट किया था। इसी में से ये एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनी थी, मगर इसके अंदर थोड़े बहुत लचीलेपन की वजह से और ये एनजीटी के नियम के कारण फिर से सख्ते में आ गई थी। मैं तमिलनाडु के प्रवास में था, मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, मैं बाजीराव जी वहाँ नहीं थे मगर मैं उनके बीएमसी पर गया था। किसी ने मुझे रास्ते में बताया कि मैंने कहा कि भी मैं इधर ऑन टूर पे हूँ तो कोई बीएमसी हो तो देखे। ऐसे ही मुझे वहाँ ले गए, तभी मुझे पता चला कि इनका है। तो बहुत ही अच्छा सेंटर था वो, देखा। मगर उसी समय पता चला कि इन सारी इंडस्ट्रीज पे ये बड़ी एक तलवार लटकी हुई है। वहाँ इंडस्ट्रीज के लोगों ने मिल के मुझे बताया था कि इस पर कुछ प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री जी के सामने इस विषय रखने के बाद उन्होंने इस बिल को लाकर इस एक्टिविटी को, इस मछुआरे समाज को, इस उद्योग को बचा लेने का हमको निर्देश दिया और आज इसको आप मदद करने का काम कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आज ऐसे हमारे कोस्टल के इस बंधुओं को जो समुद्र से जूझते हैं, वहां जाके अपनी आजीविका के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, वो अपना व्यवसाय करते हैं। इसके उपरांत मुझे इस ऑगस्ट हाउस के सामने बताना चाहिए कि ये हमारे सीमा के पहले पहरेदार भी है। सारे मछुआरे ये हमारे चौकीदार हैं सर, हमारी सुरक्षा के पहली एरोल के वो रखवाले हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी सुरक्षा दलों के साथ शेयर करते हैं। अगर इसके संज्ञान में कुछ भी आता है, इसके लिए मैं देश के सारे मछुआरे समाज को यहां से बधाई देना चाहता हूं। सर ऐसे लोग जहां अभी तक हमारी योजनाएं पहुंची तक नहीं थी, सर मैं एक सागर परिक्रमा कार्यक्रम के नाते इस विस्तार में घूमने के लिए गया बाय बोट। हमारे विभाग ने एक योजना बनाई कि मैं पूरे कोस्टल बेल्ट का प्रवास करूं बाय बोट। सो मैं मांडवी कच्छ से निकला, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की भूमि की मिट्टी को सर पे लगाते हुए मैं समुद्र में पहली बार निकला। सर तो पता लगा कितनी जगह पे मुझे ये सुनने को मिला कि हम पहले मंत्री जो आप हो कि आपको मिलने के लिए आप फिशरमैनों के बीच में आए। ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, मगर हमारे देश के लिए सोचने का विषय है। और इसी के चलते कई चीजें हमारे संज्ञान में आई सर, कई जगहों पे हमें देखने को मिला। मैं अपने प्रवास की बात करूं, ये इसके साथ रिलेटेड है इसलिए सर कि कैसा इसका प्रवास का अंदाज होता था। कहीं मेरे कार्यक्रम तो जैसे अपने पुराने कार्यक्रमों की तरह लिखा होता है ना, 2 बजे यहाँ पहुंचना, 3 बजे यहाँ पहुंचना,
बाय रोड, इसमें बाय बोट लिखा होता है, उसमें आधे घंटे का रूट लिखा हुआ था। एक किसी पोर्ट से बड़े सी में जाने के लिए आधा घंटा, अब मैं पहुंचा 3 घंटे में। तो मैंने पूछा भी आधा घंटा और 3 घंटा इतना डिफरेंस थोड़ा ही होता है प्लानिंग में, आधा घंटा हो 1 घंटा लग जाए समझ में आता है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये सी रफ हो जाता है और इसका करंट उल्टा हो जाता है, तो ये इतना स्पीड से नहीं चल सकता। सो समुद्री ट्रैवलिंग में प्लानिंग करने में उसके करंट को भी हमें गिनती में लेना पड़ता है। वो तो हमें 1 दिन के प्रवास में इस करंट से हमारा इतना हमें टेंशन हो जाता है, तो हर दिन करंट के सामने मौत से बाजी लगाते हुए हमारे मछुआरे समाज का समर्थन करने के अवसर पर विपक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है, इनका मुझे अफसोस है। वो भी शायद समर्थन करते मगर वो तक उन्होंने गवा दिया है, इनका मुझे अफसोस है। सो सर, ये इतने संशोधनों के बाद, ये स्टैंडिंग कमेटी के इतने डेलिब्रेशन के बाद हमें इस बिल को हम यहाँ लाए। इसके साथ मुझे और बहुत लंबी बातें नहीं करनी है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों में हमारे इस सेक्टर के लिए, जैसे ये PMMSY की चर्चा हुई और कई चीज़ों की चर्चा हुई, इसमें मुझे बताना चाहिए कि फिशरमैनों को सर आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कारण किसान क्रेडिट कार्ड देने का अधिकार दिया। सिर्फ किसानों के लिए ये था, यहाँ जो किसान लोग हैं उनको सबको पता है, ये ऋण किसानों को मिलता है जो 7% से इनको उपलब्ध किया जाता है, और वो समय पे भुगतान करने पर 3% भारत सरकार इसका इंटरेस्ट में सब्सिडी देते हैं। ये प्रावधान मछुआरे समाज को भी देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और हम और राज्य सरकार मिलके सारे मछुआरे परिवार को ये ऋण उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी सांसद बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये KCC अपने मछुआरे समाज को उपलब्ध कराने में आप वहां के डिस्ट्रिक्ट के साथ अधिकारियों के साथ, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंकों के साथ बैठ के प्रयास करिए, क्योंकि बैंकों को इसमें कम रुचि है। इसका आप सब लोग नेतृत्व करके हमारे मछुआरे समाज को काम करने में प्रयास करें। सर, मैं ये बिपरजॉय आया था, अभी बड़ा चक्रवात आया और बड़ा तूफानी चक्रवात था, मगर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सबके, भारत सरकार के इनिशिएटिव के कारण, राज्य सरकार की सक्रियता के कारण, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उन सब की सक्रियता के कारण पहली बार इतना बड़ा चक्रवात 0 कैजुअल्टी के साथ पास करने का भी हमारा देश को एक गौरव मिला। उसी समय सर कैसी सुंदर प्रणालिकाएं हमारे देश में चलती है। मैं सरकार की योजना के तहत द्वारिका पे था, तट पे ही था ये जब चक्रवात चल रहा था तब, तो वहाँ मुझे द्वारिकाधीश के मंदिर में बुलाया गया। वहाँ के सारे लोग और पुजारियों ने मिलकर उसी रात जब सुबह वहाँ किनारे पे टच होने वाला था, बड़े उफान पे था समुंदर, और गोमती का पानी भी हमारे सर के ऊपर से पानी के फुवारे उड़ रहे थे, ऐसी भयानक परिस्थिति भी थी। उसके बीच में एक श्रीफल और एक चुंदड़ी, वो उसमें उसको अर्पित करने का, पूजा करने का काम करवाया मेरे से। मुझे पता लगा कि सागर देवता को देवता मानकर हमारे तट के लोग इसकी पूजा कर रहे हैं और उसी से अपनी रक्षा मांग रहे हैं। ऐसे सुखद अनुभव हमको मिलते हैं। सर, हमारे ट्रेडिशनल जो फिशरमैन रहते थे, वो जिस बोट से काम कर रहे हैं फिशिंग की, वो दूर समुंदर में जा नहीं सकती है। अपनी सरकार ने मेरे विभाग की ओर से डीप सी फिशिंग के नई टेक्नोलॉजी वाले जहाज उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उसमें हम 1.2 करोड़ की लागत से बनती ये डीप सी फिशिंग बोट उनको उपलब्ध करा रहे हैं। मगर आपके जरिए मुझे ये बताना है कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल फिशरमैनों के परिवार को ही देने का निर्णय भारत सरकार की ओर से हम कर रहे हैं। उसमें 60% सब्सिडी हम SC/ST के बंधुओं को देते हैं और अदर के लिए 40% की सब्सिडी का प्रावधान है। सर, ये हमारे बाजीराव जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया वनामी और ब्लैक टाइगर,
अभी अभी मैं इन सब नामों से मेरा परिचय हो रहा है। सो ये वनामी के हमारे यहाँ BMC 4 है, वो चारों चार आंध्र प्रदेश में ही है और उसी के चलते वहाँ उसका डेवलपमेंट का भी अच्छा कारोबार चल रहा है। हमारी सरकार के आने के बाद एक ब्लैक टाइगर का भी BMC हमने मंजूर किया और ये गुजरात में वैष्णवी एक्वाटेक भरूच डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रहा है और ये ब्लैक टाइगर का एकमात्र अपना BMC हमारे यहाँ है। मैं अंडमान अभी गया था सर, तो हमारे देश में NBC एक भी नहीं है। अभी एक NBC तैयार हो गया है, वो अंडमान के अंदर अब एपिडा के माध्यम से हमने तैयार कर दिया गया है। बहुत ही 2-3 महीने में ही इसका कॉमर्शियल यूज शुरू करने की तैयारी हमने कर लिया है। तो ये एक बड़े अच्छे, एक जो अभी टेक्नोलॉजी की और जो बातें हैं उसमें एक RFD रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप डेवलप किया है। ICR का जिक्र किसी ने किया था, इसके लिए मैं इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ बताने के लिए। एक ऐसा ऐप डेवलप किया है, वो डाउनलोड करने से फिश फार्मर अपने फिश फार्म पे अपनी फिश में किसी भी प्रकार का डिसीज आया है तो उसका फोटो निकाल कर अपलोड कर देने से उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करके उसको एडवाइस भी दी जाती है और उसको की सारवार करने के लिए और एरिया को सुरक्षित करने के पगले और कार्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास करने का एक प्रावधान हमने कर लिया है। इसी के कारण किसानों का इस बीमारी का प्रभावी प्रबंधन भी होगा और बीमारियों के नियंत्रण पर काबू करने से उनकी आय को भी फायदा होने की संभावना है। विजय साई जी ने जो बताया है कि इतने बड़े क्रॉप में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाने से उनका सारा क्रॉप नुकसान हो जाता है और इसी के चलते उसको इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो फिर उठ नहीं सकता। इसीलिए उसमें इंश्योरेंस के प्रावधान करने की दिशा में भारत सरकार बहुत ही गंभीरता से हम प्रयास कर रहे हैं। हम इंश्योरेंस, इसमें अभी कंपनियों को रुचि नहीं है, इसलिए हम इनकी बैठक करके इसमें क्या किया जाए उस पर हम आगे बढ़ने का हम काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद सर, ये फिशरीज विभाग के माध्यम से देश के फिशरमैनों ने, मैं इस फिगर्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अभी किसी एक सेक्टर में है तो वो फिशरीज सेक्टर में है सबसे ज़्यादा। और हमारे देश के फूड सिक्योरिटी के लिए, दुनिया की मांग की फूड सिक्योरिटी जो है उसको पूरा करने के स्कोप के लिए हमारा ये विशाल समुद्रीय तट और हमारे ये हरियाणा पंजाब जैसे एरिया जहाँ जमीन बंजर हो रही है, जो क्षार युक्त हो गई है, वहाँ भी ये काम बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और वो एरिया में भी ये एक्वाकल्चर के प्रोजेक्ट बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के चलते इस सेक्टर को संरक्षित करने हेतु, इस पर कानूनी जो तलवार लटक रही थी उससे इनको मुक्ति दिलाने हेतु और इनके ग्रोथ को आगे बढ़ाने हेतु, और अकेला ही एक्वाकल्चर का मतलब अब सिर्फ श्रिम्प नहीं है, सिर्फ झींगा नहीं है, अब इसमें केज कल्चर भी है, इसमें सीवीड भी है, इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें मोती भी हैं। ये सारे काम अच्छी तरह से कानूनी जरिए हम कैसे कर सके, इसको संरक्षित करने हेतु इस बिल में सारे प्रावधान किए हैं। रविंद्र कुमार को भय लग रहा था कि ये पर्यावरण का वो करेंगे। पर्यावरण के नाम पे इस देश के विकास को रोकने वालों के सामने भी मैं यहाँ से बहुत विनम्रतापूर्वक बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कुछ हैं जो ऐसी चीज़ों को आगे लेकर हमारे देश के इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने की किसी की एजेंसी के जरिए काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत ही एक अच्छा प्रावधान हमने इसमें ये किया है सर कि इसमें ऐसा एक पुराने कानून में प्रावधान था कि यदि कोई किसान बिना रजिस्टर किए खेती करने लगता है, झींगा पालन करने लगता है, तो उनको 3 साल की सजा होती। अब वहाँ कोई अबन मछुआरा अपना तालाब बना के उसमें लग जाता तो उसको 3 साल की सजा किसी आदमी के कारण हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के कानूनों में से डिक्रिमिनलाइजेशन का एक बड़ा काम किया है। ऐसे ये कानून में से भी हमने इस धारा को हटा दिया है
और अभी ये किसानों को कोई सजा करने का प्रावधान इसमें नहीं रहेगा। उसके लिए कुछ दंड करके उसको रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे, उसको दंड जरूर करेंगे, उसका लाइसेंस भी हम सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे और वहां कोई विधि ऐसी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें सर बायोसेफ्टी के नाम पर 24 घंटे नोटिस के पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। इससे क्या होता था कि जब भी कोई नोटिस दे तो ये एंटीबायोटिक के यूज करने वाले लोग वो साफ सफाई करके फिर एंट्री देते थे। अब हमने इस कानून में ऐसा सुधार कर दिया है कि यदि हमें चेकिंग करना होगा भारत सरकार की ओर से तो बिना नोटिस के कभी भी इसके अंदर जा सकते हैं। इसका प्रावधान करके उसको हमने ये जो इनपुट्स थे वो इनपुट्स का पुराने कानून में कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं थी, अब हम इस इनपुट्स को भी इस कानून के तहत ला रहे हैं। इसीलिए उनमें जो भी वो प्रयोग कर रहे हैं उनकी भी जांच करेंगे, उसके जो पैरामीटर्स होंगे उसके पालन अनुपालन कराने की व्यवस्था करेंगे। इसी के चलते मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, किसी ने बहुत सही कहा कि ये अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश ने देखा, व्हाइट रिवॉल्यूशन इस देश ने देखा। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्लू रिवॉल्यूशन की ओर हमारा मछुआरा समाज आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि इसके अनुमोदन में आप सब हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।